हेलो गाइस, ध्यान देते हैं आज के वीडियो के अंदर। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर देखा था, जिसके अंदर ईथर बनाने की टोटल 3 मेथड हमने देख ली थी। अब उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर अभी हम देखेंगे। और गाइस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के अंदर क्या दिया हुआ है ध्यान से देख लो। यहाँ पर ईथर किन कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है, किस मैनर में रिएक्ट होता है, वो अलग अलग रिएक्शंस अपने को दी है। तो यहाँ देखना इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन और चौथा रिएक्शन लूंगा। और ये जो तीसरा रिएक्शन है ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग से लूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तीसरी रिएक्शन है इसमें से ये जो रिएक्शन विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड एसिड है ये थोड़ा बड़ा रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म भी है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। इसलिए गाइस याद रखना कि पहला, दूसरा और चौथा मेथड इस वीडियो में कवर होगा और आपका तीसरा मेथड अलग वाले वीडियो के अंदर कवर होगा। तो शुरू करते हैं गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स की अगर हम बात करेंगे तो ईथर्स बनाने के लिए टोटल आपको 4 मेथड्स है। बनाने के लिए 3 है, ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टी 4 है। ईथर्स बनाने की 3 मेथड है लेकिन ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी 4 है, जिनके अंदर पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो ईथर की वो है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर। यानी कि लेबोरेटरी के अंदर ईथर अगर हमें टेस्ट करना है, मान लो 4-5 कंटेनर रखे हुए हैं और किसी ने आपको बोला कि इनमें से बताइए कि किस कंटेनर के अंदर ईथर रखा हुआ है, तो हम कैसे लेबोरेटरी में पता कराएंगे कि ईथर कौन से कंटेनर में है। वो पता कराने वाली जो हमारी लेबोरेटरी टेस्ट है वो कौन सी है अभी हम देखेंगे। गाइस, दूसरा वाला जो मेथड है वो रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर। ईथर आपका ROR है, उस ROR में से जो अल्काइल ग्रुप है उस अल्काइल ग्रुप की किसके साथ रिएक्शन होती है, कैसी होती है, वो हम देखेंगे, जिसके अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड यानी कि अल्काइल ग्रुप किस तरीके से पेरोक्साइड बनाता है वो रिएक्शन देखेंगे। फिर गाइस तीसरे नंबर पे रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो भाई ईथर के अंदर का जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ब्रेक होके किस तरीके से रिएक्शन होगी वो अभी हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर देखेंगे 3 टाइप की रिएक्शन है। पहला है रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है रिएक्शन विथ PCl5 एंड तीसरा है रिएक्शन विथ हॉट कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये 3 रिएक्शन इस थर्ड रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे। चौथा वाला है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द एरोमेटिक ईथर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे एरोमेटिक ईथर के अंदर, जिसके अंदर बेसिकली हम हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और नाइट्रेशन, ऐसी टोटल 3 रिएक्शंस को हम देखेंगे। तो गाइस अगर आपसे किसी ने पूछा कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर कितनी है जरा बताइए, तो आप क्या कहेंगे, टोटल 4 है। कौन सी वाली 4 है जल्दी बताइए। पहला वाला लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर है, दूसरा वाला रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर जिसके अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड वाला रिएक्शन लेंगे, तीसरा वाला है रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जिसके अंदर पहला है रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है रिएक्शन विथ PCl5, तीसरा है रिएक्शन विथ हॉट कंसंट्रेटेड एसिड, और इसी के अंदर एक अल्काइल अराइल ईथर की भी रिएक्शन देखेंगे, वो क्या है अभी देखेंगे। चौथा वाला आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो देखेंगे, जिसके अंदर हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और नाइट्रेशन रिएक्शन, ऐसी टोटल 3 रिएक्शन देखेंगे इसमें। तो गाइस एक बार ये नाम आप लर्न कर लो क्योंकि विदाउट नाम हम कुछ नहीं कर सकते, तैयार रखना। बोलो पहले वाला रिएक्शन कौन सा था, फटाफट बोलो। पहली वाली रिएक्शन थी हमारी लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर, दूसरा वाला रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, ईथर के अल्काइल ग्रुप के बारे में रिएक्शन जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड वाली रिएक्शन लेंगे, तीसरा वाला है रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जिसके अंदर रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा वाला है रिएक्शन विथ PCl5, तीसरा वाला है रिएक्शन विथ हॉट कंसंट्रेटेड एसिड, चौथा हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द एरोमेटिक ईथर जिसके अंदर हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड नाइट्रेशन रिएक्शन, ऐसी टोटल 3 रिएक्शन देखेंगे चौथे के अंदर। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन वो कौन सा है, तो वो है हमारा लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर। तो ईथर की जो लेबोरेटरी टेस्ट है उस बारे में अभी हम रिएक्शन देखेंगे। तो ईथर की लेबोरेटरी टेस्ट की रिएक्शन देख रहे गाइस। तो लेबोरेटरी के अंदर अगर मान लो आपको ईथर चेक करना है कि कौन से कंटेनर में ईथर रखा हुआ है, कहां पर है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे देख लो, ध्यान देखिए। अगर आप कोई भी एक्वियस मीडियम लेते हो, एक्वियस मीडियम, AQ को शॉर्ट में एक्वियस को लिखा है मैंने। एक्वियस मीडियम में
जो आपका ईथर है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। अगर आपने एक्वियस बेस, एक्वियस कोई भी एक्वियस मीडियम ले लिया, मान लो अगर आप एक्वियस मीडियम लेते हो और एक्वियस मीडियम के अंदर अगर आपने ईथर डाल दिया तो एक्वियस मीडियम में ईथर विल एक्ट एज अ न्यूट्रल कंपाउंड। उसके बाद बेस के साथ, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, फिर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, बेस के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, उसके अलावा एक्टिव मेटल के साथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड के साथ। इन सब के साथ ईथर जो है वो रिएक्ट होता नहीं है। तो अगर बहुत सारे कंटेनर में से एक कंटेनर में ईथर रखा है, आपने मान लो सबके अंदर बेस डाल लिया, जहां पर बेस रिएक्ट नहीं हुआ हम उसको कह सकते हैं कि भैया यहां पर ईथर हो सकता है। उसके बाद ये चीजों को थोड़ा पहले लर्न कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्वियस मीडियम में ईथर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अगर एक्वियस सोल्यूशन लेंगे कोई भी पानी के साथ वाला, तो उस सोल्यूशन के अंदर ईथर विल एक्ट एज अ न्यूट्रल कंपाउंड। उसके अलावा बेसिस, जितने भी बेसिस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट, एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का मतलब वो मेटल जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, यानी कि ज्यादातर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स। और उसके अलावा कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड, कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड, इन पांचों के साथ ईथर बिल्कुल भी रिएक्ट होता नहीं है। तो किसके साथ रिएक्ट होता है ये कैसे पहचानेंगे सर? तो मान लो मैंने ईथर ले लिया, ROR ले लिया। अब ईथर मैंने ले लिया ROR, इस ईथर की रिएक्शन मैं किसके साथ करता हूं? H2SO4 के साथ। और H2SO4 को थोड़ा अलग मैनर में लिखूंगा। ऑक्सीजन के पास आपको मालूम है 2 लोन पेयर होती है, 2 बॉन्ड पेयर है, और ये मैंने लिया हुआ है कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता ईथर, लेकिन कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करता है। अब ये कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड एसिड है, तो एसिड अपना क्या डोनेट करता है भाई? H+। तो इस एसिड का जो H+ है, यहां से इस ऑक्सीजन से लोन पेयर उठा लेगा और ये R बनाएगा, एक लोन पेयर एज इट इज। यहां से लोन पेयर उठा ली उस H+ ने, ये ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट करी, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, H+ ने एक्सेप्ट की तो माइनस आएगा, H+ के ऊपर पहले प्लस था, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, इस कैंसिल हो गया और ये बना। और यहाँ का H+ गया तो बचा क्या? फिर तो बचा आपका HSO4-, ये बच गया। तो पॉइंट देखना गाइस इसके अंदर क्या है। पॉइंट ये है कि ईथर कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट होके क्या बनाता है? ये बनाता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसके अंदर 2 अल्काइल ग्रुप है, इसलिए कहना डाई अल्काइल। ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सोनियम, चार्ज है इसलिए आयन। तो ये बनाता है डाई अल्काइल ऑक्सोनियम आयन। तो ये पहला रिएक्शन था हमारा रिएक्शंस ऑफ ईथर में से, जो कि हमारा लेबोरेटरी टेस्ट है ईथर के लिए। क्या बातें इसके अंदर सीखी हमने? पहला सीखा कि एक्वियस मीडियम के अंदर ईथर न्यूट्रल होता है। दूसरा हमने सीखा कि बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एक्टिव मेटल, कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड के साथ ईथर रिएक्ट होता नहीं है। लेकिन ईथर जो है आपका कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट होता है, और कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड एसिड अपना H+ देता है, और ईथर का ऑक्सीजन यहाँ से लोन पेयर ले लेता है, और ईथर के ऑक्सीजन की वो लोन पेयर लेता है, और ये डाई अल्काइल ऑक्सोनियम आयन बनाता है, और HSO4- निकल जाता है। अब इस रिएक्शन से ये तो पता चला कि ईथर को कैसे पहचानना। अगर मान लो लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे कंटेनर हैं, एक कंटेनर में ईथर है, पहचानना है, क्या करेंगे? पहले तो ये करना कि एक्वियस मीडियम सबके अंदर डाल देना। अगर जो वाला कंटेनर एक्वियस मीडियम में न्यूट्रल रहा उसमें ईथर है। दूसरा, आप सभी के अंदर बेसेस डाल दो। जो ईथर, जिस कंटेनर में आपका ईथर होगा वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं होगा। या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एक्टिव मेटल, कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड, ये भी डाल दो, इनमें से कुछ भी डाल दो। अगर मान लो आपने एक्वियस मीडियम डाला, उसके लिए न्यूट्रल है कोई कंटेनर, उसके अलावा इनमें से कोई भी डाला, उसके साथ भी रिएक्ट नहीं हुआ, एंड कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड एसिड के साथ अगर रिएक्ट हुआ तो उस कंटेनर में क्या है कहेंगे हम? ईथर है। मान लो 5 कंटेनर है, 5 में से एक कंटेनर में ईथर है, तो आपने क्या करना है? सभी कंटेनर के अंदर एक्वियस मीडियम लेना, सभी कंटेनर में से एक कंटेनर एक्वियस मीडियम के लिए न्यूट्रल रहेगा, साथ में इसमें से कुछ भी डाल देना,
वो किसी एक के साथ भी रिएक्ट होगा नहीं, और इसके साथ सभी पांचों कंटेनर में कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड एसिड डालना, उसमें से वही कंटेनर रिएक्ट होगा जिस कंटेनर के अंदर ईथर रहेगा। तो ये तीनों कंडीशन जो कंटेनर जस्टिफाई करेगा उस कंटेनर के अंदर ईथर है, ऐसा हम कहेंगे। तो भाई ये पहला केमिकल रिएक्शन था हमारा लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर। अब इसके बाद दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। अब दूसरे रिएक्शन का मुझे नाम बता दो, अगर आई होप कि आपको याद होगा, अभी अभी मैंने लिखा हुआ है। अगर नहीं याद होगा तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एज इट इज दिया हुआ है। भाई पुराने वाले टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ रिएक्शन कम थी, नए वाले के अंदर उन्होंने ऐड कर दी है, तो पुराने वाली नई वाली अपनी सारी कवर होगी, तो इसके अंदर देख लेना ध्यान से। दूसरा वाला रिएक्शन क्या था? तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप। जो ईथर का अल्काइल ग्रुप है उस अल्काइल ग्रुप की अभी हम रिएक्शन देख रहे थे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप, जिसके अंदर आपको मालूम है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, जिसके अंदर हम पेरोक्साइड बनाने वाली रिएक्शन देखेंगे। अब ध्यान से देखना गाइस कैसी रिएक्शन है। बात करते ईथर की। ईथर का फॉर्मूला ROR। अब ईथर जो है, इस R की जगह मैं कोई अल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ। मान लो मैंने कोई अल्काइल ग्रुप ले लिया, ये ले लेता हूँ मैं CH3CH2O CH2CH3, ये अल्काइल ग्रुप ले लिया। इस अल्काइल ग्रुप की रिएक्शन मैं किसके साथ करूंगा? तो भाई इस अल्काइल ग्रुप का रिएक्शन मैं O2 के साथ करूंगा। O2 मतलब एयर के साथ। O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ करूंगा। ऑक्सीजन कहाँ का? एयर का। अगर लॉन्ग टाइम के लिए कांटेक्ट में आता है विथ एयर, जो आपका ईथर है, ये मैंने दो इथाइल ग्रुप है दोनों तरफ, मतलब डाई इथाइल ईथर है। डाई इथाइल ईथर अगर लॉन्ग टाइम के लिए कांटेक्ट में आता है एयर के, तो एयर के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन दो में से एक अल्काइल ग्रुप के साथ पेरोक्साइड लिंकेज बनाता है। मान लो यहाँ पर बना रहा है, तो कैसे पेरोक्साइड लिंकेज बनाएगा? ये देखो CH3 CHOOH, ये O CH2 CH3। ये देखना इधर वाला ग्रुप तो एज इट इज है, वहां CH3 भी एज इट इज है, ये बीच का O भी एज इट इज है। सिर्फ यहाँ CH2 में से क्या रहा? CH और एक H निकल गया, और एक H के बीच में दो O आ गए, क्योंकि ये वाला जो आपका O के बाजू वाला कार्बन है, ये कार्बन का ही आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होकर वहां पर पेरोक्साइड लिंकेज फॉर्म होगी। क्योंकि यहाँ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रीच है, ये आसानी से बाजू से लोन पेयर भी ले सकता है, और इसको इधर से डोनेटिंग ग्रुप भी है। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन रीच होने की वजह से यही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इसी का ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए इसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होके ये देखो आपका पेरोक्साइड लिंकेज आ गया। तो इस तरीके से गाइस दूसरा रिएक्शन था हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप। तो ईथर का जो अल्काइल ग्रुप है उसकी रिएक्शन होगी, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड होगा। कैसे होगा फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड? तो हमने डाई इथाइल ईथर लिया O2 के साथ, यानी कि इसको लंबा समय के लिए एयर के कांटेक्ट में अगर आ जाता है ईथर, तो एयर के अंदर का जो ऑक्सीजन है, एक अल्काइल ग्रुप O के बाजू का जो कार्बन है उसके ऊपर O2 का एडिशन होकर पेरोक्साइड लिंकेज बनता है। यहाँ दो O ऐड होकर पेरोक्साइड लिंकेज आ गई, एक H निकला और ये ऐसा मिला। देखो पेरोक्साइड लिंकेज आ चुकी है। तो गाइज ये हमारी दूसरी रिएक्शन थी, जो कि काफी आसान रिएक्शन है। अब उसके बाद तीसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ते, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देखिए, बढ़िया से देखते हैं। अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसके अंदर जो तीसरे नंबर पे रिएक्शन दी है वो भी नहीं देखने वाले हम लोग। अभी हम चौथे नंबर वाली रिएक्शन देखने वाले हैं। और चौथे नंबर वाली रिएक्शन क्या थी, तो जरा मुझे याद दिला देना क्या थी, वो देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर एरोमेटिक ईथर के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसा भी कह सकते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके ऊपर? तो एरोमेटिक ईथर के ऊपर। अब एरोमेटिक ईथर लेंगे और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करेंगे। तो गाइस कितनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, पहले हमने देखा है हेलोजिनेशन,
फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और फिर नाइट्रेशन। अब देखो मैं पहला कौन सा ले रहा हूँ, पहला मैं इसमें से ले लेता हूँ हेलोजिनेशन का रिएक्शन। अब हेलोजिनेशन का रिएक्शन में देखो क्या होता है, ये मैंने ले लिया एरोमेटिक ईथर, क्योंकि एरोमेटिक ईथर का ही अपने को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। बेंजीन के साथ OCH3 को हम कहते हैं एनिसोल, एनिसोल, ये एरोमेटिक ईथर ले लिया। अब इस एरोमेटिक ईथर का मैं किसके साथ रिएक्शन करूंगा, हेलोजिनेशन में मैं Br2 के साथ करूँ ब्रोमिनेशन। अब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, तो CH3COH के प्रेजेंस में। बेसिकली अगर देखा जाए ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो FeCl3 के प्रेजेंस में करनी चाहिए थी, या सॉरी FeBr3 के प्रेजेंस में करनी चाहिए थी, क्योंकि FeBr3 इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर अटैक करके इसका भी इलेक्ट्रोफाइल बना देता था वो, और फिर ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता था। पहला सवाल तो सर ऑर्थो पैरा पे क्यों, क्योंकि OCH3 इज अ डोनेटिंग ग्रुप, और आपको मालूम है रिंग को अगर ये डोनेटिंग ग्रुप लगता है तो रिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, और रिंग को अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो रिंग मेटा डायरेक्टिंग होती है, यानी कि मेटा पे अटैक होता है। तो OCH3 आपका डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से आपका अटैक ऑर्थो और पैरा पे होता है। अगर OCH3 आपका विड्रॉइंग ग्रुप होता तो आपका अटैक कहाँ पे हुआ होता, मेटा पे हुआ होता, पहली चीज। अब देखो ये रिएक्शन ब्रोमिनेशन का रिएक्शन है, जिसके अंदर एडिशन ऑफ ब्रोमीन होने वाला है रिंग के ऊपर, और ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक होगा, क्योंकि OCH3 आपका डोनेटिंग ग्रुप है। ये डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी। अब ये रिएक्शन विदाउट FeBr3 ही होगी, हालांकि FeBr3 के प्रेजेंस में होनी चाहिए थी, क्योंकि FeBr3 जो है इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर अटैक करके इसका भी इलेक्ट्रोफाइल बना दिया होता, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल बनता था Br+, फिर उसने एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पे अटैक किया होगा। लेकिन अभी अपने को FeBr3 की जरूरत नहीं है, सिर्फ एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो जाएगी। FeBr3 एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, उसकी जरूरत ही नहीं, एसिटिक एसिड से इसका इलेक्ट्रोफाइल बन के रिएक्शन हो जाएगी। क्यों सर ऐसा, वो इसलिए क्योंकि ये जो आपका OCH3 ग्रुप है ये बड़ा ही पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये बड़ा ही पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। रिंग को जब डोनेटिंग ग्रुप लगता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के साथ साथ रिंग +R इफेक्ट करती है, मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट करती है। अगर रिंग को विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता तो रिंग ने नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट किया होता। अब ये डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से रिंग पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट करता है, जिस वजह से रिंग के अंदर भरपूर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसलिए FeBr3 की जरूरत नहीं, उसके बगैर ही रिएक्शन हो जाती है आपकी। तो ये आपका जो Br है, ये इसको बैलेंस करने के लिए अपने को Br2 कितने बार लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा। इसमें से एक Br+ इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक होगा ना रिंग के ऊपर, तो जो Br बॉन्ड Br है आपका, ये Br बॉन्ड Br है, ये एक तरफ शिफ्ट होके टूटेगा, मतलब इधर आएगा Br+, तो इधर आ जाएगा Br-, माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल और प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो ये Br+ इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे और एक बार का अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। गाइस तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करके किस तरीके से प्रोडक्ट देता है ये देख लो। OCH3 ऑर्थो पे लग गया एक बार Br, फिर आपका Br इस पैरा पे लग जाएगा, पैरा पे आपका Br लग गया, ठीक है। और ये दो जगह से क्या निकले आपके, 2 H निकल गए बाहर, वो 2 बचे हुए Br, 4 Br थे ना, ट्वाइस ऑफ Br2 का मतलब 4 Br थे, 2 Br तो यहाँ लग गए, अब बचे 2 Br, 2 Br यहाँ से और यहाँ से निकले हुए 2 H के साथ कंबाइन होके ट्वाइस ऑफ क्या बनाता है, HBr। इस रिएक्शन में ध्यान से देखना, रिंग 2 है ना, तो भाई अपने को भी बैलेंस करने के लिए कितनी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे 2 लेनी पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी हमारी हेलोजिनेशन की रिएक्शन, जिसके अंदर हमने क्या किया एक बार जल्दी से बता दो। तो एनिसोल लिया, मतलब एरोमेटिक ईथर, Br2 के साथ रिएक्शन की एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, FeBr3 की जरूरत नहीं पड़ी, बावजूद इसके कि FeBr3 अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल है, वो जल्दी से बॉन्ड तोड़ के इसका इलेक्ट्रोफाइल बना के ऑर्थो पैरा पे अटैक किया होता, लेकिन फिर भी अपने को जरूरत इसलिए नहीं पड़ी उसकी, क्योंकि ये OCH3 बड़ा ही पावरफुल डोनेटिंग ग्रुप है, वो ऑर्थो पैरा पोजीशन एक्टिवेट करते हैं, वहां पे अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, इसलिए एसिटिक एसिड की वजह से Br बॉन्ड Br टूट के Br+ Br- बनता है, Br+ एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे अटैक करके अपने को इस तरीके के प्रोडक्ट देता है, और 2 जगह के 2 H निकल के ट्वाइस ऑफ क्या बना देता है, अपने को HBr बना देता है। गाइस ये थी पहली हेलोजिनेशन की रिएक्शन, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक ईथर में से। अगला रिएक्शन आई होप कि आपको याद होगा, फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन है। अगला रिएक्शन है आपका, 2 रिएक्शन है इसमें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बहुत ही अच्छे से आपको मालूम है कि 2 रिएक्शन होती है। हमने
हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरेंज के अंदर पड़ी हुई है। पहला रिएक्शन होता है इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन रिएक्शन, और गाइस दूसरा रिएक्शन होता है इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट का असाइलेशन रिएक्शन। पहला होता है फ्रीडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट का असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट के अल्काइलेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेसिकली देख लो। तो एरोमेटिक ईथर की रिएक्शन है, तो एरोमेटिक ईथर लेना पड़ेगा। अल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। मान लो मैंने अल्काइल हैलाइड मिथाइल ब्रोमाइड लिया। फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है इसलिए अनहाइड्रस, ये मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और यहाँ पे आपको अच्छे से मालूम है ये बॉन्ड टूट जाता है, इधर शिफ्ट होके Cl माइनस निकलता है, CH3 प्लस बनता है। तो आपका CH3 प्लस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 बार ले लो। CH3 प्लस एक बारी आपका CH3 प्लस ऑर्थो पे अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है और रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। एक बारी ऑर्थो पे अटैक करेगा, एक बारी कहाँ अटैक करेगा, प्यारा पे। तो देखो कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं अपने को। ये रिंग के साथ आपका OCH3 एज इट इज, ऑर्थो पे आपका CH3 लग गया और साथ में CH3 एक बारी प्यारा पे लग जाएगा। ये प्यारा पे भी CH3 लग गया और आपको अच्छे से मालूम है 2 जगह से 2 H बाहर निकल जाएंगे और जो बचे हुए 2 Cl है उनके साथ कंबाइन होके तो आइसॉप क्या बनाएंगे, HCl बना देंगे। तो गाइज इस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन रिएक्शन कैसे किया। एरोमेटिक ईथर लिया एनिसोल, उसकी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में की। यहाँ से Cl प्लस बाहर निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा क्योंकि उसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, तो CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। CH3 प्लस एक बारी ऑर्थो पे अटैक करेगा, एक बारी प्यारा पे, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इसलिए। तो अपने को एक बारी ऑर्थो वाला और एक बारी प्यारा वाला प्रोडक्ट मिलेगा। और ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन सा होता है, प्यारा वाला होता है, क्योंकि उसके अंदर स्टेरिक इंटरेस्ट कम होता है, इसलिए यहाँ पर भी प्यारा वाला रहेगा और इसके पहले वाली रिएक्शन में भी प्यारा वाला ही आपका प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट रहेगा। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट की असाइलेशन रिएक्शन। गाइस फ्रीडल क्राफ्ट की असाइलेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, तो अगेन एनिसोल मतलब एरोमेटिक ईथर ले लिया मैंने। इस एरोमेटिक ईथर की रिएक्शन असाइल क्लोराइड के साथ करते हैं। असाइल क्लोराइड क्या होता है आपका, असाइल मतलब RC डबल बॉन्ड हो, इतने को असाइल ग्रुप कहते हैं, और Cl लग जाए तो क्लोरीन कहेंगे। अगेन एक इसके प्रेजेंस में अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अगर मैंने मान लो CH3 ले लिया तो इतने को हम एसिटिल कहेंगे और एक क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड कहेंगे। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ एनिसोल यानी कि एरोमेटिक इथल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करेंगे। अगेन बैलेंस करने के लिए ये भी 2 बार ले लो, ये भी 2 बार ले लो। एक बार ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, तो ये C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस ये जो है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव ग्रुप, ये एक बारी ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक बारी प्यारा पे अटैक करके प्रोडक्ट देगा। तो गाइस क्या प्रोडक्ट देने वाला है देख लो अच्छे से। तो ये आपका OCH3 ऊपर एज इट इज, ऑर्थो पे आपका C डबल बॉन्ड हो CH3 लग गया, उसके बाद आपका प्यारा पे भी वही लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3 एज इट इज, और प्यारा पे आपका C डबल बॉन्ड हो CH3 लगा। और भाई 2 जगह के 2 क्या निकले H, 2 Cl के साथ कंबाइन होके आइसॉप क्या बनाएंगे, HCl बना देंगे। अगेन इसके अंदर भी मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा रहेगा, प्यारा ही रहेगा। तो गाइस ये दूसरी रिएक्शन थी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में से। पहला अल्काइलेशन जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप ऐड होता है, दूसरा असाइलेशन जिसके अंदर असाइल ग्रुप ऐड होता है ऑर्थो पैरा पे। अब इसके अंदर की तीसरी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, वो है बता देना कौन सी, नाइट्रेशन की रिएक्शन। करेक्ट है, तीसरा वाला कौन सा रिएक्शन है भाई, नाइट्रेशन का रिएक्शन। अब देख ले, तो तीसरे नंबर पे अभी हम देखेंगे नाइट्रेशन का रिएक्शन। तो एरोमेटिक ईथर का किस तरीके से नाइट्रेशन होता है देख लेते हैं। एरोमेटिक ईथर अगेन मैंने ले लिया एनिसोल, इसको एनिसोल कहते हैं या फिर इसको मिथाइल फिनाइल ईथर भी कह सकते हैं। इसका रिएक्शन किसके साथ किया, तो मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ CH3, नाइट्रेशन है ना सॉरी, तो नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रिक एसिड के साथ करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करेंगे। अब इस नाइट्रिक एसिड को लिखेंगे थोड़ा अलग तरीके से, ये ऐसे
HO माइनस और NO2 प्लस। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको मालूम है N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या ऐसा नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है आपका, अरे HO माइनस और NO2, HO माइनस और NO2 प्लस, ये वाला ग्रुप अलग होता है। इसमें से आपका NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो बार लिख लो। NO2 आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए एक बार ही अटैक कहाँ होगा? ऑर्थो पर। एक बार ही आपका अटैक कहाँ होगा भाई? ऑर्थो पर, और एक बार ही कहाँ होगा? पैरा पर। और ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव अपने को मिल जाएगा, ये देख लो। OCH3 और ऑर्थो पे आपका इलेक्ट्रोफाइल NO2 लगा एक बारी, और एक बार NO2 आपका पैरा पे लग जाएगा। OCH3 और आपका पैरा पे लग जाएगा, और ये दो जगह से दो H निकले, ये दो OH के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा? ये ट्वाइस ऑफ H2O बना देगा। इस तरीके से गाइस अपनी रिएक्शन होगी। तो इसके अंदर हमने कौन सी रिएक्शन देखा? तो रिएक्शंस ऑफ ईथर में से टोटल 4 रिएक्शन थी, जिसमें से हमने 3 कंप्लीट कर लिया। पहला था लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर, दूसरा था रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, जिसके अंदर हमने देखा था पेरोक्साइड फॉर्मेशन, ईथर से कैसा पेरोक्साइड फॉर्म होता है। जितने भी ईथर है एयर के कांटेक्ट में आने से पेरोक्साइड फॉर्म करते हैं। और पेरोक्साइड के बारे में बता दूं, वो जब फॉर्म होते हैं तो थोड़े डेंजरस होते हैं, क्योंकि जब पेरोक्साइड फॉर्म होता है तो हाई टेम्परेचर पे जब वो ब्रेक होता है तो थोड़ा हजार्डस होता है, इसलिए थोड़ा सा डेंजरस होता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का रिएक्शन देखा हमने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ एरोमेटिक ईथर, जिसके अंदर सबसे पहले हमने कौन सा रिएक्शन देखा था जरा बताना? हैलोजिनेशन, करेक्ट, जिसके अंदर ब्रोमिनेशन देखा। दूसरा हमने फ्रीडनक्राफ्ट रिएक्शन देखा, जिसके अंदर अल्काइलेशन असाइलेशन रिएक्शन देखा। और तीसरा हमने नाइट्रेशन का रिएक्शन देखा। तो गाइस इस तरीके से हमने 3 रिएक्शंस ऑफ ईथर में से देख ली। मैंने पहले ही कहा था एक रिएक्शन अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है। तो इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही पढ़ते हैं, अगला रिएक्शन हम अगले वीडियो के अंदर देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।